हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपसे थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से डिस्कशन करूं। ये सीएसएस के एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में और इसी तरह पीएमएस के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई रिलायबल क्रेडिबल सोर्स इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो इसके लिए एक थॉरो एक्सटेंसिव स्टडी करके मैंने कुछ कंपाइल किए थे इसके नोट्स, तो उससे ये फिर डिस्कशन अब आज हम इंशाल्लाह करेंगे। Now coming to the outline of the local government's topic. First of all, we will touch briefly about description of local government, its need and importance in a society. Secondly, we will go to the brief description of pre-partition history of local government in subcontinent, obviously. Thirdly, we will touch post-partition history of local governments in Pakistan. In that part, we will touch basic democracies, then People's Local Government Act of Presidential Ordinance in 1972, and thirdly, Local Government Ordinance 1979, and after that, Devolution Power Plan by Musharraf. Now coming back to the local government acts after 18th amendment, we will touch about the different local governments after 18th amendment, their enactment and their applicability. And lastly, I will add few things about civilian governments' reluctance to implement local governments and why military is more proactive in implementing local governments. And obviously, we will touch a bit about challenges currently being faced by the local governments in Pakistan and how to overcome those challenges. जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स की थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इनकी इम्पोर्टेंस और नीड क्या होती है एक सोसाइटी के लिए, एक स्टेट के लिए। तो सबसे पहले ही बात तो ये है कि जिस कंट्री के अंदर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसके लिए ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। सर्विस डिलीवरी के लिए और बाकी सिस्टम को रन करने के लिए स्मूथली इसकी बहुत ज़रूरत होती है। आपके पास तीन तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, फेडरल, यूनिटरी और कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल बहुत ही लूज फेडरेशन होती है जिसमें फेडरेटिंग यूनिट्स या कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के पास सारी पावर्स होती हैं। यूनिटरी में सारी पावर्स सेंटर के पास वो होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं। और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसमें डेवोल्यूशन होती है पावर की। तो ऑब्वियसली जब पावर की डेवोल्यूशन होगी तो उस डेवोल्यूशन हुई हुई पावर को उन्होंने एक्सरसाइज भी तो करना है। तो वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो भले एडमिनिस्ट्रेटिव हों, फाइनेंशियल हों या बाकी रेगुलेटरी पावर्स हों, उनको फिर एक्सरसाइज करने के लिए उन लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए होती हैं आपको। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से आप क्या करते हैं, डेवोल्यूशन करते हैं पावर्स की, अथॉरिटी की टूवर्ड्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको पब्लिक उनको खुद रिप्रेजेंट करती है एट ग्रास रूट लेवल। जैसा कि नायब नाजिम और वो आगे फर्दर हायरार्की जिस तरह से चलती है वो डिफरेंट दौरों में डिफरेंट थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली इसका सोल पर्पज़ एक बड़ी अच्छी जगह पे मैं देख रहा था, वो ये होता है कि मैचिंग प्रेफरेंस विद द पब्लिक सर्विस। यानी जब ग्रास रूट लेवल पे आपकी एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो उसको पब्लिक प्रेफरेंसेस का आइडिया हो जाता है। ठीक है, पब्लिक क्या चाहती है, तो फिर आप क्या करते हैं, उन प्रेफरेंसेस को मैच करने की ट्राई करते हैं थ्रू एस्टेब्लिशिंग लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल का कहीं पे एजुकेशन के ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कहीं सैनिटेशन के ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कहीं और तरह के ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटाइज़ करके आप अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हैं, अपनी पावर्स को चैनलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस नहीं होगी तो आप पब्लिक सर्विस नहीं मैच कर सकते विद पब्लिक प्रेफरेंसेस। तो फोर्थली आपके पास ये है कि सर्विस डिलीवरी और डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल, ये दोनों चीज़ें भी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही इंश्योर हो सकती हैं। अगर आपकी ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस होगी तो सर्विस डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी। एजुकेशन है या जो बाकी हेल्थ सेक्टर है या बाकी जो भी सेक्टर्स हैं, और सिमिलरली फिर आपकी ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो जाती है। इसके बाद ये है कि आप देखें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है लोकल गवर्नमेंट में, वो ये होता है एक्सेसिबिलिटी। देखिए एक नाज़िम आपके लिए एक्सेसिबल है बजाय एक एमपीए या एमएनए के, जो कि एक प्रोविंशियल लेवल पे या एक फेडरल लेवल पे बैठा हुआ है। तो एक नाज़िम आपके नेक्स्ट टू योर हाउस रह रहा होता है, आपको बस नॉक करके आपको उसको अपनी ग्रीवेंसेस उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उससे उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपको एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट एक एस्टेब्लिश हो जाती है एट लोकल लेवल। यू फील दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इन द वेल बीइंग ऑफ योर पीपल। और इसी तरह से ऑनरशिप भी फिर आती है, आप फील करते हैं, स्ट्रेंथ एंड फील करते हैं कि यार ठीक है मैंने वोट दिया था, नो आई एम ऑनरिंग, आई एम बेसिकली ऑनिंग दिस सिस्टम। तो इसके बाद ये है कि ट्रांसपेरेंसी फिर इससे आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है आपके लिए। नेक्स्ट डोर नाजिम को अकाउंटेबल ठहराना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू एमपीए या एमएनए, और इसी से फिर ज़ाहिर सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी होता जाता है। जब आप किसी का एहतसाब कर सकते हैं, जिसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं,
तो उसके ज़रिए से आप ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करवा सकते हैं। उसको जो फंड्स मिले आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि भाई बताओ कहाँ स्पेंड हुआ, हमारी गली तो नहीं बनी, हमारा रोड तो नहीं बना, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और बड़ी मज़े की चीज़ जिसको मोस्टली लोग निगलेक्ट कर देते हैं वो ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स हमेशा ही डीलिंग विद द कैलेमिटीज़ के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। किसी एरिया में अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो पता कब पहुंचेगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, वो उसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकती है एरिया को, वहाँ के लोगों की ग्रेवेंसेस को समझ सकती है, वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डायर नीड है और कौन से इश्यूज़ हैं जिनको ज़्यादा आसानी से हैंडल किया जा सकता है। फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी उसी तरह से आसान हो जाता है क्योंकि लोकल लोगों के पास डाटा होता है और वो सारा कुछ होता है और सेल्फ हेल्प के थ्रू वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। बट अगर सिर्फ फेडरल के ऊपर सारा बर्डन आ जाए नेचुरल कैलेमिटी में या प्रोविंस के ऊपर तो ये मिसमैनेज ही होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम से पहले हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन या उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया गया। तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट आर्टिकल 140 ए उसकी क्लॉज ए है, उसमें जो है ना इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंपलसरी कर दिए गए हैं। अब ब्रीफली प्री पार्टीशन हिस्ट्री को टच कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट की सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो डिफरेंट बुक्स से रेफरेंस मिला है कि ये अराउंड 300 BC जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। लोकल गवर्नमेंट्स का एक रूडिमेंट्री सा सेटअप एग्जिस्ट करता था जो उस वक्त प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता होगा ऑब्वियसली। तो पंचायत सिस्टम यानी पंच पंच 5 से होता है, पंज जैसे पंजाब का पंज है, तो इसी तरह से पंचायत सिस्टम जो है ना ग्रुप ऑफ 5 ये आज भी हमारी सोसाइटीज़ में कुछ जगह पे चलता है, ट्राइबल सोसाइटीज़ में और रूरल सोसाइटीज़ में ये अभी भी कल्चर चल रहा है इसका, जिसको कार्ट ब्लांश भी कहते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके पास एक्ट होता, फ्रीडम टू एक्ट होता था। वो जो 5-6 लोग जितने भी होते थे डिसीजन मेकर्स वो अपनी विशेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते थे। इसी तरह से नेहरू की रिमार्क्स भी इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं जिसमें उसने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में डिस्कस किया है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ये ऋग्वेद में भी मौजूद है। तो डिफरेंट यानी ये बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ऋग्वेद ऑब्वियसली इसका हिंदू कल्चर का बहुत ही ओल्ड स्क्रिप्ट है, बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट है, तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है, इसकी डिस्कशन मिलती है, लोकल गवर्नमेंट का हिंट मिलता है, क्लू मिलता है। इसी तरह से फिर मुस्लिम रूलर्स ने ज़रा इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई किया इस रीजन में, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। मुस्लिम रूलर्स ने शेर शाह सूरी और इस तरह के बाकी जो मुग़ल रूलर्स वगैरह है उन्होंने भी अपना इसको जितना एक सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से था इतना लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था। आफ्टर दैट ब्रिटिश आ गए तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा पावरफुल सेंटर चाहते थे टू रेगुलेट टू रन दिस कंट्री। ऑब्वियसली इस तरह तो अनार्की फैल जाती, तो उन्होंने इसको ज़रा सेंट्रलाइज्ड रखा, उन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स का सेटअप कोई बहुत खातिर खा इस्टेब्लिश नहीं दिया या एटलीस्ट फ्लरिश नहीं होने दिया। अगर कहीं पे थोड़ा सा इस्टेब्लिश भी था तो एनी हाउ उसको जो है ना उन्होंने फ्लरिश नहीं होने दिया। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह आए हैं ऑब्वियसली, कुछ जब एक स्ट्रगल चली, एक मूवमेंट चली फॉर द इंडिपेंडेंस, फॉर द पार्टीशन, फॉर द फ्रीडम, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ उन्होंने की अल्ट्रेशंस की, कुछ कंट्रीब्यूट किया फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो म्यूनसिपल एक्ट इसके हवाले से मौजूद है 1850 का। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है ना जो लोकल मिनिस्टर्स थे ना, जो इंडिया के मिनिस्टर्स थे, उनको ट्रांसफ़र की गई थी लोकल गवर्नमेंट्स की पार। और फिर इसी तरह 1935 के एक्ट में भी उन्होंने क्या किया था, प्रोविंसेस को अथराइज कर दिया था टू लेजिस्लेट फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ का कॉन्सेप्ट आया था और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था इन 1959, अयूब खान लेके आए थे। तो ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे ज़रा एक डेमोक्रेसी ऑब्वियसली कंट्रोल्ड नहीं होती। तो ये कंट्रोल्ड थी, इसका फिर बाद में जो लोकल गवर्नमेंट्स भी इस्टेब्लिश हुई उनसे भी यही आइडिया होता है कि ये कंट्रोल्ड ही थी। एनी उसने अपनी बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्रिटिसाइज़ भी किया और आप सारे लोग जानते हैं फिर जब 1962 में वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आया था कंट्री के अंदर। तो लोकल गवर्नमेंट के इसने बेसिक डेमोक्रेसीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 में।
तो इसका बेसिकली 4 टियर सिस्टम था, रूरल और अर्बन दोनों के लिए अलग अलग से, और 37 फंक्शंस इनको डिवॉल्व किए थे ईच टियर को ना। तो रूरल टियर में वो यूनियन काउंसिल जो बिल्कुल लोएस्ट टियर पे होती है, लोएस्ट बॉटम लेवल पे होती है, उसके बाद थाना या तहसील काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और फिर डिवीजन काउंसिल। और अर्बन में यूनियन कमेटी थी सबसे लोएस्ट हिरार्की पे, फिर उससे टॉप पे थी टाउन कमेटी, फिर म्यूनसिपल कमेटी और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी जो सबसे बड़ा यूनिट था। उसके बाद इलेक्शंस जो होने थे इसके प्रेसिडेंट के या नेशनल असेंबली के, तो उसके लिए वो जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म हुआ था वो रूरल अर्बन के टियर से जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे वो बेसिकली वोट करेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए और नेशनल असेंबली के लिए। यानी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे प्रेसिडेंट के या नेशनल असेंबली के मेंबर्स के, बल्कि वो बीडीज जिनको कहते थे बेसिक डेमोक्रेट्स या उनको इलेक्टोरल कॉलेज भी कह सकते हैं, वो बेसिकली वोट करेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए और नेशनल असेंबली के मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए। तो बेसिकली ये एक ऑटोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। उसने एक तरफ से पावर को डिवॉल्व किया और दूसरी तरफ से अपने ही लोग प्लांट करके उन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज कर लिया। तो ये ऑटोक्रेसी कहा जा सकता है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। तो ये फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो उन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया। उसके बाद पीपल्स लोकल गवर्नमेंट 1972 में ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। इसमें ये इसके भुट्टो के दौर की बात है। तो इसमें रूरल में दही काउंसिल, हल्का काउंसिल और ज़िला काउंसिल, और अर्बन में भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बेसिकली 3 टियर सिस्टम इन्होंने बनाया था, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड और इसके इलेक्शंस भी ऑब्वियसली नहीं हुए थे। फिर ज़िया रिजीम में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया 1979 में। इसमें डिप्टी कमिश्नर को इम्पावर किया गया और इसमें जो है ना अर्बन में 4 टियर था और रूरल में 3 टियर सिस्टम था। अर्बन में टाउन कमेटी थी सबसे लोएस्ट हिरार्की पे, फिर उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी थी, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी। इसी तरह रूरल में यूनियन काउंसिल थी सबसे लोएस्ट टियर में, उसके बाद तालुका या तहसील काउंसिल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इसके जो इनके जो ये हर टियर के जो उसके चेयरमैन के इलेक्शंस होते थे वो मेंबर्स के थ्रू होता था, मेंबर्स इलेक्ट करते थे अपना चेयरमैन, फॉर एग्जांपल टाउन कमेटी का या यूनियन काउंसिल का। तो हर गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके लिए लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस पास किया। तो उसके तहत फिर इलेक्शंस भी हुए थे 1979 में, 83 में और 87 में। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन होती है, वो है डेवोल्यूशन पावर प्लान जो कि मुशर्रफ के दौर में आया था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के थ्रू। तो बेसिकली जैसे ही इसने मिलिट्री कू किया तो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो इस्टेब्लिश की, जिसने फिर बाद में नैब का ऑर्डिनेंस भी पास किया और ये डेवोल्यूशन पावर प्लान भी दिया 2000 में। उसके पास वैसे बेसिकली एनआरबी के पास 7 पॉइंट एजेंडा था, उसमें से एक एजेंडा ये था कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स लेके आएंगे। तो 2000 में डेवोल्यूशन पावर प्लान दिया और 2001 में उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस पास हुआ। तो इसने बेसिकली मुशर्रफ के दौर में ये जो आपका पावर प्लान था इसमें ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया गया विद पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी आपका डीसीओ वगैरह और ये जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स हैं ये बेसिकली दे बिकेम सब ऑर्डिनेट टू देयर नाजिम, जो वहाँ का नाजिम वगैरह होता था जो पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उसके अंडर आ गए एक तरह से। अभी डिटेल में आएंगे तो आपको आइडिया होगा कैसे। तो ये इसने बॉटम जो सबसे लोएस्ट टियर था उसके इलेक्शंस क्या किए, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए कि किसी पार्टी एफिलिएशन की बेस पे नहीं होगी नॉमिनेशन और ना ही फिर आगे इलेक्शंस। और यूनियन काउंसिल्स वगैरह के नाजिम्स वगैरह के भी डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए, मेंबर्स के थ्रू नहीं। पिछले केस में मेंबर्स के थ्रू थे, इस केस में डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए यूनियन काउंसिल के नाजिम्स के भी। इसका स्ट्रक्चर क्या था, यूनियन काउंसिल थी सबसे लोएस्ट ईयर पे, फिर उसके बाद तहसील या टाउन गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। तो ज़िला नाजिम क्या करता था, वो एग्जेक्टिव हेड था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एग्जेक्टिव हेड था। वैसे तो आपका डीसीओ होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है या होता था उससे पहले की बात करें तो, लेकिन मुशर्रफ के रिजीम में आपका ज़िला नाजिम जो था वो बेसिकली क्या बन गया, आपका एग्जेक्टिव हेड बन गया। ये अब आपको समझ आएगी वो जो ऊपर मैंने कहा था कि रिप्लेसिंग ब्यूरोक्रेसी विद पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डीसी को डीसीओ बना दिया गया। यानी पहले जो डिप्टी कमिश्नर था जिसके पास मजिस्ट्रेसी की पावर्स थी, फाइनेंशियल पावर्स थी, पुलिस ओवरसाइट थी, वो सारा एंड हो गया और वो डीसीओ बन गया। डीसीओ मींस डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर।
he was to subordinate, coordinate and assist Nazim in his affairs, in the affairs of that district. तो अब बेसिकली ये इसका रोल था सिर्फ सबॉर्डिनेट, ही वाज सबॉर्डिनेट टू नाजिम, ही वाज कोऑर्डिनेटिंग विद नाजिम एंड ही वाज असिस्टिंग नाजिम। तो ये इसका रोल था। उसके बाद तहसील नाजिम को जो है ना असिस्ट होता था तहसील नाजिम टीएमओ के थ्रू, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर के थ्रू, और इसको नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के साथ लिंक कर दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ भी डायरेक्टली लिंक्ड थी ये लोकल गवर्नमेंट। अब ये देखिए इस तरह से कैसे दोबारा से सेंट्रलाइज कर ली पावर्स, एक तरफ से डिवॉल्व की, दूसरी तरफ से फिर सेंट्रलाइज कर ली। ये मिलिट्री रिजीम की बड़ी खूबी है। सिविलियन तो वैसे ही करवाते ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, उस पर भी मैं आता हूँ, बट ये मिलिट्री रिजीम भी बड़ी टैक्टिक्स लगाते हैं। नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के थ्रू उन्होंने और प्रेसिडेंशियल ऑफिस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके दोबारा से उसको सेंट्रलाइज कर लिया। तो हाँ, इसमें थोड़ी सी यूनिक अप्रोच ये थी कि इस दौरान चूँकि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए, तो पार्टी का स्टेटस को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेटस को था, वो टूट गया। 6000 काउंसिल्स बनी और 1,50,000 जो है ना नए लोग पॉलिटिक्स में आ गए। मोस्टली नए लोग, सारे तो नहीं, लेकिन ये इनमें से बहुत से लोग नए पॉलिटिक्स में आ गए। इससे आप ये चीज़ नोट करें कि क्या हुआ, वो जो पॉलिटिकल स्टेटस को चल रहा था वो टूट गया, नए लोग इमर्ज हुए, नया फेस आ गया पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ जो है ना क्लेम की जाती है, डिस्कस होती है, वो ये है कि विमेन के लिए, पेजेंट्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए फर्स्ट टाइम, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम सीट्स एलोकेट की गई थी इसमें लोकल गवर्नमेंट की हायरार्की में सारी में। तो इसके लिए फिर इसको डील करने के लिए बहुत सारे फोरम्स बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फोरम, सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड, मुसाहलत अंजुमन, जो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए थी, यानी कोर्ट्स में ना जाना पड़े, आप पंचायत और इस तरह के छोटे मोटे वो जो ट्राइबल लॉर्ड्स होते हैं, उन जिनकी हैसियत होती है थोड़े बहुत अपने सोसाइटी ट्राइब के अंदर, तो उनके थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर ली जाए। इसी तरह सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी, तो ये पूरे सिस्टम को पूरा एक उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया। फिर ये जब 2008 में इसको फिर जो है ना लास्टली इसको रैप अप कर दिया गया था। अब एक इम्पोर्टेंट फेज़ स्टार्ट होती है लोकल गवर्नमेंट्स की, और वो है 18वीं तरमीम के बाद 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई 2010 के अंदर। उसमें और बहुत सारी चेंजेस के साथ लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम पे भी बहुत एम्फेसाइज़ किया गया है। तो फिर उसी को फॉलो करते हुए जैसे मैंने पहले बताया 140A में वो उसको एक कंपलसरी कर दिया गया, तो उसी को फॉलो करते हुए एक्ट्स पास किए थे। बलूचिस्तान ने 2010 में, KPK ने 2013 में, सिंध और पंजाब ने भी 2013 में ही अपना एक्ट पास किया था। अलबत्ता पंजाब ने अपना 2019 में इसको रिपील कर दिया है, वो 2013 वाले एक्ट को, और वो अपना एक नया लोकल गवर्नमेंट लेके आए हैं, नया लोकल गवर्नमेंट का सेटअप लेके आए हैं। वो मैं एक अलग वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा, वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बड़े सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि आप एक अच्छी डिस्कशन जिनसे जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा एनालिसिस दे सकते हैं। तो ये उस सारी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स पास हुए थे उनके भी ये मैंने सारों के इकट्ठे कंपाइल कर दिए हैं, कुछ सेलिएंट फीचर्स जो तकरीबन यूनिवर्सल थे इन तीनों चारों उन प्रोविंसेस के अंदर। उनमें ये था कि इन्होंने जो इलेक्शंस रखे थे लोकल गवर्नमेंट के, वो ये थे कि पार्टी बेसिस पे होंगे, ठीक है। और इसी तरह कमिश्नर सिस्टम वो जो पहले चलता था मुशर्रफ से पहले वाला, वो रिस्टोर कर दिया। और अलबत्ता ये कि इन्होंने पावर्स को उस तरह से डिवॉल्व नहीं किया, पावर्स को ना, इन्होंने उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना स्टिल जो है ना रिप्रेजेंटेटिव्स को रिमूव कर सकती थी। तो ये चीज़ बेसिकली इंडिकेट करती है कि पावर्स बहुत ज़्यादा डिवॉल्व नहीं की गई, सफिशेंटली डिवॉल्व नहीं की गई। और इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का जो फंड होता था वो भी प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर मैनेज कर रहा था। अगेन ये प्रूव करता है कि पावर्स बहुत ज़्यादा डिवॉल्व नहीं की गई थी। उसके बाद ये है कि जो डीलिमिटेशन होती है जिसमें मोस्टली जेरिमेंडरिंग करके ये अपना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, तो वो डीलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की होती है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन बन गई। तो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब की थी वो 5 साल के लिए, जो एक्ट पास हुआ उसमें 5 साल की उन्होंने रखी कि 5 साल के लिए होगी। सिंध ने 4 साल के लिए, बलूचिस्तान ने भी 4 साल के लिए। अलबत्ता KPK ने जो एक्ट पास किया उन्होंने रखा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट 3 साल के लिए होगी। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर द हेड्स ऑफ काउंसिल वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के एट ग्रास रूट लेवल। और इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनेगा जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर वर्क करेगा, और ये भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इनकारपोरेट किया था। अलबत्ता डिफरेंट प्रोविंसेस ने डिफरेंट फिस्कल अटानमी दी है, हर प्रोविंस ने एक जैसी फिस्कल अटानमी नहीं दी,
ठीक है। और अलबत्ता पंजाब और बलूचिस्तान ने जो है ना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़रा ज़्यादा लेवरेज पे रखा है एज़ कम्पेयर टू लोकल गवर्नमेंट्स। और हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ जो इनकी थी वो ये थी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकनिज़म, इन सारों ने ही उस पर एग्री किया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकनिज़म होना चाहिए। पहले ही आपकी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ है, तो ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकनिज़म के तौर पे एक ये होगा कि ताकि जुडिशरी के ऊपर, मेन स्ट्रीम जुडिशरी के ऊपर थोड़ा बर्डन लेस हो जाए, बर्डन कम हो जाए। उसके लिए मिसालत अंजुमन हो गई या पंचायत सिस्टम हो गया, जो जहाँ पे सोसाइटीज़ में जिस तरह से चल रहा है। इसी तरह से केपी के ने जो है ना वो पुलिस की पावर्स वो नहीं की, लोकल गवर्नमेंट के अंडर लेके आई, बट बाकी प्रोविंसेस जो है ना पुलिस की पावर्स को आइसोलेशन में रखा, उसको नीचे लेके आई उसकी पावर्स को। उसके बाद रिसेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं पंजाब के, सिंध के और केपी के 2015 में और बलूचिस्तान के 2013 में। अब हम आते हैं कि वाई सिविलियन गवर्नमेंट्स आर रिलक्टेंट एंड मिलिट्री रिजीम्स इंटरेस्टेड इन लोकल गवर्नमेंट्स। आप हिस्ट्री में उठा के देख लें, जब भी लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आपकी मिलिट्री रिजीम्स के दौरान ही हुए हैं, बल्कि मिलिट्री रिजीम्स में ही हुए हैं। उसकी रीजंस हैं कुछ, उसकी रीजंस ये हैं कि मिलिट्री जो है ना एक तो लेजिटिमेसी चाह रही होती है अपने वो रूल को, अपना जो उसने पावर को ग्रैब किया होता है उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही होती है पब्लिक के सामने एक अच्छा एक वो अपने वो बनाने के लिए, एक अच्छी फेस सेविंग के लिए। इसी तरह इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी अलाइंस इससे पॉसिबल हो जाता है। और इससे ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लिए फैक्टर होता है वो आई थिंक ये होता है कि इससे पॉलिटिकल स्टेटस को टूट जाता है। वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हमेशा नॉन पार्टी बेस पे करवाते हैं एट ग्रास रूट लेवल। वो स्लोगन तो ये डेमोक्रेसी का लगाते हैं, बट नॉन पार्टी बेस पे करवाने का पर्पज़ यही होता है कि इससे क्या होगा, स्टेटस को टूट जाएगा एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप का। तो इससे ये होगा कि उनका पावर को स्ट्रेंथन करना ज़रा आसान हो जाएगा और उसको फर्दर आगे प्रमोट करना, आगे लेके चलना आसान हो जाएगा। उधर सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स, उनको पावरलेसनेस का डर होता है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। फॉर एग्जांपल अगर वो लोकल गवर्नमेंट्स बना देती हैं तो फंड्स आपको लोकल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। पॉलिटिकल पावर जो है ना बेसिक जो है वो ग्रास रूट लेवल पे चली जाएगी। और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़ाहिर है, एक नाजिम, ज़िला नाजिम, तहसील नाजिम, यूनियन काउंसिल, और वो सारा उसी तरह नीचे को हायरार्की में डिवाइड हो जाएंगी पावर्स। तो ब्यूरोक्रेसी भी पावरलेस और सिविलियन गवर्नमेंट भी पावरलेस, तो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी पावरलेस। एमपीए कब चाहेगा कि मेरी पावर्स चली जाएंगी, या एमएनए कब चाहेगा ऐसा। तो इसलिए, और इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी भी रिलेक्टेंट होती है थोड़ी सी। तो और इसके अलावा उनको यही होता है कि उनका पॉलिटिकल स्टेटस को, उनका तो ज़ाहिर है नेक्स्ट जो इलेक्शन होना होता है उनकी नज़र तो उसी पे ही होती है। तो अगर वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएं और नॉन पार्टी बेस पे करवाएं और किसी किसी रीज़न की वजह से वो ना जीत पाए, दूसरी पार्टी के लोग जीतें, बाद में तो खैर लोग अलाइंस कर लेते हैं, बट स्टिल अगर नॉन पार्टी बेस पे करवाएं और इलेक्शन उनको फंड्स वगैरह और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और वो सारा कुछ उनको दे दें, तो फिर ये तो टूथलेस हो जाएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में ये किस तरह से जीतेंगे। तो ये सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से सिविलियन गवर्नमेंट्स रिलेक्टेंट होती हैं और मिलिट्री रिजीम्स मोर इंक्लाइंड होती है टूवर्ड्स इनएक्टिंग और एस्टेब्लिशिंग लोकल गवर्नमेंट्स। अभी जो चैलेंजेस और ऑप्शंस हैं करंट सिस्टम के, वो भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंजेस में एक तो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर, अगर लोकल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश की भी जाएँ तो उसकी किस तरह से मेंटेन किया जाएगा एक बैलेंस्ड पोजीशन बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स। एक पावर शेयर किस तरह से, उसका पावर शेयर का अकॉर्ड कैसे होगा। इसी तरह पार्टी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का भी इशू होता है। पॉलिटिकल सेटअप्स कब चाहते हैं कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हों और वो उनके लिए इशू खड़ा हो जाए। और इसी तरह डिलिमिटेशन, इसके लिए टर्म यूज़ होती है जेरीमेंडरिंग। जब एक पार्टी रूलिंग पोजीशन में होती है तो वो इलाके की हल्का बंदी इस अंदाज में करती है कि किसी एक अपोनेंट की जो मेजॉरिटी है वहाँ पे माइनॉरिटी में चेंज हो जाए, और वो उसका जो वो एक ज़ाहिर है उसका वहाँ से वो जो विनिंग पोजीशन थी वो उससे ख़त्म हो जाए, उसकी ना रहे। तो इसको वो क्या कहते हैं, जेरीमेंडरिंग कहते हैं। तो ये डिलिमिटेशन जब ज़ाहिर है पॉलिटिकल रिप्रेजेंट उनके पास हो, पॉलिटिकल सेटअप के पास हो, तो ये तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम होता रहेगा। इसी तरह फंड्स ट्रांसफ़र और फिर उनका ऑडिट कैसे करवाया जाए, ये भी एक बड़ा इशू होता है। आपके लोकल गवर्नमेंट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ट्रेंड वर्क फोर्स नहीं होती कि उनको इतने ज़्यादा फंड्स उनको दिए जाएँ, और फिर उनका ऑडिट कैसे वो किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। और फिर लास्टली ये है कि पॉलिटिकल ग्रुपिंग और लॉबीज़ भी बड़ा एक जो है ना हर्डल क्रिएट कर देती हैं। अब इसके लिए ऑप्शंस ये हैं कि आप प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन करें,
ईसीपी का रोल आप ज़्यादा इंश्योर करें, जैसा कि कुछ अब रिसेंटली कुछ अदालतों की जजमेंट्स भी आई हैं जो ईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जुडिशरी का भी ज़ाहिर रोल एक अच्छा प्ले कर सकती है। इन द मीन वाइल सिविल सोसाइटी और मीडिया भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन एस्टेब्लिशिंग एंड इन प्रोमलगेटिंग और रेगुलेटिंग द लोकल गवर्नमेंट्स इन अ कंट्री। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि पंजाब का लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट जो रिसेंटली ये पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आई है, या वो जो केपीके वालों का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट चल रहा है, ये मोस्टली डिबेट हो रहे होते हैं मीडिया पे भी और पेपरों में भी इसी तरह के डिस्कस किए जाते हैं सीएसएस पीएमएस में या सीएसएस पीएमएस के इंटरव्यू में। तो अब इसके बाद अब हम इंशाल्लाह उनको ज़रा डिटेल में टच करेंगे ताकि आपको एक डिटेल्ड इंसाइट मिल जाए।